आज चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस करते हैं हम राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में, जैसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। तो इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, ऐतिहासिक साहित्य, स्थापत्य एवं चित्रकला एवं आधुनिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला आता है मृदभांड, मृण मूर्तियाँ, पाषाण एवं ताम्र लोहे के आयुध, गृह अवशेष, अस्थियाँ, कांच एवं पत्थर के मणके, मुद्रा एवं मोहरें किसके अंदर आती है? पुरातात्विक स्रोत के अंदर। उसके बाद में आती है पुरालेखीय स्रोत। इसके अंदर आती है शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र एवं अन्य स्रोत। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक साहित्य। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? ऐतिहासिक साहित्य के अंदर सांस्कृतिक साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य, हिंदी साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। उसके बाद में आता है स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में, जैसे दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, मस्जिद, जलाशय और चित्रशैलियाँ इसके अंदर आती है स्थापत्य एवं चित्रकला के अंदर। इसके बाद में आती है आधुनिक इतिहास एवं ग्रंथ एवं इतिहासकार, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। तो कौन कौन से इतिहासकार आते हैं इसके अंदर? कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिशन, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू, जगदीश सिंह गहलोत, सारे इसी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से डिटेल में। खोजों एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री जो ऐतिहासिक काल निर्धारण में सहायक होती हैं। इनमें प्रमुख निम्न में, जैसे मृदभांड कहाँ मिलते हैं? आहड़, उदयपुर से सर्वाधिक मात्रा में ये प्राप्त हुए थे। उसके बाद माता बागोर या भीलवाड़ा के मृदभांड मोटे, जल्दी टूटने वाले तथा अलंकृत रहित होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है रंगमहल टोंक के मृदभांड मोटे, खुरदरे, लाल या गुलाबी रंग के, दृढ़ एवं अलंकृत है। दूसरे नंबर पर आती है मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियों की बात करें तो रंगमहल से गंधाधार शैली की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जिसमें गुरु, शिष्य एवं भिक्षु भिक्षुणियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। उसके बाद में आती है रेड टोक में हाथ से बनी मूर्तियों में विशेष रूप से मातृ देवी तथा शक्ति की मूर्तियाँ मिली है। मातृ देवी एवं शक्ति की मूर्तियाँ मिली है। तीसरा आता है पाषाण, ताम्र तथा लोहा के आयुध। इसमें पहला पॉइंट आता है आहड़ से पाषाण एवं ताम्र के आयुध एवं छिलने, छेद करने या काटने के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आ रहे हैं बागोर के उत्खनन से पाषाण के बने नोकदार, तेज धारदार वाले तिरछे फलक व त्रिभुजाकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में आती है गणेश्वर शिखर व बालाथल, उदयपुर के सैकड़ा ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर रंगमहल व रेड से लोहे के बने आयुध प्राप्त हुए हैं। चौथे नंबर के आते हैं गृह अवशेष। गृह अवशेष में पहला आता है कालीबंगा में मिट्टी की ईंटों से बने मकान प्राप्त हुए हैं, जिन पर मिट्टी का गारा लगा हुआ है। गृह अवशेष के अंदर अगला पॉइंट आता आहड़ से मुलायम काले पत्थरों से बने मकान, घरों के फर्श पत्थरों से समतल किए जाते थे। पांचवा नंबर पर आती है अस्थियाँ। बागोर के उत्खनन में अस्थियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन इतने अस्पष्ट हैं कि पता लगाना कठिन है कि पशु कौन से हैं। छठा नंबर पर आता है कांच एवं पत्थर के मणके या मणियाँ। आहड़ के मूल्यवान पत्थर जैसे गोमेद, स्फटिक प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में कांच के मणके प्राप्त हुए। बालाथल में बहुमूल्य पत्थरों के मणके प्राप्त हुए। सातवें नंबर पर आती है मुद्राएं एवं मोहरें। आहड़ से 6 ताम्र मुद्राएं व 3 मोहरें, रंगमहल से कुषाणकालीन 105 ताम्र मुद्राएं तथा बैराट से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर चित्रित अलंकृतियों से तत्कालीन जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं पुरालेखीय स्रोत के बारे में। पुरालेखीय स्रोत विभिन्न भाषाओं में लिखित रूप से उपलब्ध सामग्री पुरालेखीय स्रोत कहलाती हैं। इसमें शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, रुक्के, फरमान, पट्टे परवाने, राजाओं के पत्र व्यवहार, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों द्वारा
सरकार को प्रेषित किए गए रिपोर्ट आदि शामिल है। किसमें? पुरालेखीय स्रोत में। तो इसमें पहला आता है शिलालेख। जिन शिलालेखों में केवल किसी शासक की यशोगाथा वर्णित हो उसे प्रशस्ति कहते हैं। जैसे बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में ये एक शिलालेख है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण रचयिता गुणभद्र सावर एवं अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। चौहान को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है तथा विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम बताए गए हैं। जैसे जवालीपुर जालौर के अंदर है, शाकंभरी सावर के अंदर है, श्रीमाल भीनमाला के अंदर है, नड्डूल नाडोल के अंदर है, दिल्ली का दिल्ली के अंदर है। अगला जो शिलालेख था चिरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी में। इसमें पहला पॉइंट आता है उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के एक मंदिर के द्वार पर लगा हुआ है। मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासक महाराणा समर सिंह के समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख इसमें मिलता है। ग्राम्य व्यवस्था, सती प्रथा, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ये शिलालेख संस्कृत भाषा के अंदर है। अगला शिलालेख आता है नेमिनाथ आबू मंदिर की प्रसिद्धि, जो कि 1230 ईस्वी में थी। इसका पहला पॉइंट आता है नामो नेमिनाथ, जो आबू के अंदर है ये मंदिर। माउंट आबू के निकट दिलवाड़ा गांव के नेमिनाथ मंदिर में तेजपाल द्वारा उत्कीर्णित करवाकर लगाया गया था। परमार वंशीय राजाओं की उपलब्धि के साथ वास्तुपाल व तेजपाल के वंशजों का भी इसके अंदर विवरण मिलता है। उसके बाद में आता श्रृंगी का शिलालेख। श्रृंगी का शिलालेख 1428 ईस्वी में हुआ था। उदयपुर जिले में एकलिंग जी से 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि आश्रम। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण मिला है। मेवाड़ के महाराणाओं हम्बीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोक्कल इत्यादि ने उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसमें भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश भी डाला है। किसने? श्रृंगी ऋषि शिलालेख में। नेक्स्ट आता है बीकानेर का शिलालेख 1594 ईस्वी में। बीकानेर दुर्ग जूनागढ़ के द्वार पर लगा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण नरेश राय सिंह के समय का यह शिलालेख तत्कालीन समय से महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इस शिलालेख में बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी तथा राव बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के राठौड़ शासकों की उपलब्धियां उल्लेख है। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी की बात करते हैं। यह शिलालेख संस्कृत भाषा एवं नगरी लिपि में है। इसमें आमेर के कछवार राजवंश के शासक पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख मिलता है। इस लेख में कछवार शासकों को रघुवंश तिलक कहा जाता है। मानसिंह द्वारा जम्वा रामगढ़ दुर्ग के निर्माण में उल्लेख इनमें मिलता है। मानसिंह द्वारा जम्वा रामगढ़ दुर्ग के निर्माण का भी उल्लेख इनमें मिलता है। नेक्स्ट आता है रणकपुर या रणकपुर प्रशस्ति 1339 ईस्वी की। रणकपुर पाली के चौमुखा मंदिर के एक स्तंभ में लगे हुए पत्थर में उत्कीर्ण यह शिलालेख संस्कृत भाषा तथा नागौरी लिपि में है। इसमें मेवाड़ के शासक बापा से लेके कुंभा तक के शासक का उल्लेख मिलता है। अगला आता है कीर्ति प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में निकली थी या बनी थी। अब देखते क्या बनी थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोक सामूहिक रूप से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहलाते हैं। वर्तमान में केवल 2 शिलाओं ही मौजूद है, शेष सभी नष्ट हो गई हैं। इसमें महाराणा कुंभा की दी हुई दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु इत्यादि उपाधियां एवं लेखन का उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ कब बनाया था? 1460 ईस्वी में। अगली आता है गोठ मांगलोद का शिलालेख। गोठ मांगलोद का शिलालेख 608 ईस्वी में बनवाया गया था। नागौर जिला के गोठ मांगलोद गांव में स्थित दधी माता के मंदिर में उत्कीर्ण अभिलेख को 608 ईस्वी का माना जाता है। पंडित रामकरण आसोप के अनुसार इस शिलालेख पर गुप्त संवत की तिथि संवत ससेसु 289 श्रवण वदी 13 अंकित है। गोठ मांगलोद
का शिलालेख में। नेक्स्ट आता है अपराजित का शिलालेख जो 661 ईस्वी का है। यह शिलालेख नागदा गांव उदयपुर के निकट कुंडेश्वर के मंदिर की दीवार पर अंकित है। इससे 7वीं शताब्दी में मेवाड़ की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला आता है मंडोर का शिलालेख जो 685 ईस्वी का है। यह शिलालेख जोधपुर के निकट मंडोर की पहाड़ी में डाल एक बावड़ी में खुदा हुआ है। इस लेख से ज्ञात होता है कि उस समय विष्णु तथा शिव की उपासना प्रचलित थी। अगला आता है मानमोरी का शिलालेख। ये शिलालेख 8वीं सदी का है। यह शिलालेख चित्तौड़ के निकट मानमोरी झील के तट पर एक स्तंभ उत्कीर्ण था। इसकी खोज कर्नल टोड ने की थी। बाद में इसे इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। इस लेख से उस समय के राजाओं द्वारा लिए जाने वाले करों, युद्धों, हथियारों का प्रयोग हुआ। शत्रुओं को बंदी बनाए जाने तथा उनकी स्त्रियों की देखभाल की उचित व्यवस्था किए जाने के बारे में जानकारी दी गई। अगले आते घटियाले के शिलालेख 1861 ईस्वी के अंदर। जोधपुर के निकट प्राप्त इन शिलालेख में मग जाति के ब्राह्मण एवं प्रतिहार नरेश कुमकुम का वर्णन है। इनमें तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी जाती है। अब आता ओशिया का शिलालेख जो 656 ईस्वी के अंदर है। इस शिलालेख में यह जानकारी मिलती है कि तत्कालीन समाज 4 प्रमुख वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया जाता है। रशिया की छतरी का शिलालेख ये 1274 ईस्वी में की गई थी। यह शिलालेख चित्तौड़ के राजमहलों के द्वारा उस उत्कीर्ण है जिसमें गोहिल वंशीय शासकों की वंशावली तथा उस समय के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी दी गई है। उसके बाद आता आबू का शिलालेख 1285 ईस्वी के अंदर। आबू पर्वत पर लगे इन शिलालेखों में बप्पा रावल से लेकर अमर सिंह तक के मेवाड़ शासकों आबू की वनस्पति और तत्कालीन धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आता है समधेश्वर के मंदिर का शिलालेख जो 1428 ईस्वी के अंदर था। चित्तौड़ के समधेश्वर मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण इस शिलालेख में तत्कालीन शिल्पियों, सामाजिक रीति रिवाजों तथा महाराणा मोकल द्वारा विष्णु के मंदिर के निर्माण की आदि जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आता है कुशलगढ़ प्रशस्ति। कुशलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में यह शिलालेख राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख नरेश की वंशावली, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों, कुंभा के समय के बाजारों, मंदिरों, राजमहलों तथा युद्धों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आता है जगन्नाथ राय की प्रशस्ति 1467 ईस्वी की। यह शिलालेख उदयपुर के जगदीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण है। इसमें मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ के शासक बप्पा से लेकर महाराणा जगत सिंह तक की उपलब्धियां, राणा प्रताप एवं अकबर के संघर्ष, जातिगत की दान प्रवृत्ति तथा तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट आता है जावा मस्जिद मेड़ता का लेख 1807 से 1808 ईस्वी से मारवाड़ के शासक ठोकल सिंह द्वारा यह एक मस्जिद मरम्मत की जानकारी मिलती है, जिसमें ज्ञात होता है कि जोधपुर के शासक धार्मिक सहिष्णुता प्रिय रहे हैं। अब आता है ईदगाह का लेख 1653 ईस्वी में जोधपुर नरेश जसवंत सिंह द्वारा ईदगाह निर्माण में योगदान का उल्लेख है। उसके बाद माता फारसी शिलालेख सांभर, नागौर, जालोर, सांचौर, जयपुर, अलवर, अजमेर, मेड़ता, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में फारसी भाषा में उत्कीर्ण कई शिलालेख मिलते हैं। सबसे पुराना फारसी शिलालेख अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार के पीछे लगा हुआ है। ये 1200 ईस्वी का शिलालेख है। धाईबी पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में प्राप्त लेख पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद में अंकित किया गया था 1325 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है किसका चल रहा है फारसी शिलालेख के अंदर। फारसी शिलालेख के अंदर जहांगीरी महल के लेख से अमर सिंह पर जहांगीर की विजय का विवरण मिलता है। ये 1615 ईस्वी का है।
शाहाबाद लेख के अंदर 1679 ईस्वी से औरंगजेब के समय में वसूल किए जाने वाले विधि करों की जानकारी मिलती है। उसके बाद माता तारागढ़ की सैयद हुसैन की दरगाह के लेख 1813 ईस्वी से मेरठों की धार्मिक सहिष्णुता पर पता चलता है। उसके बाद माता कनसब कोटा व पुटोली चित्तौड़गढ़ की शिलालेख में मौर्य शासनकालीन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर सिक्के। सिक्के क्या बोलते हैं? अजमेर के चौहान शासकों के 11वीं से 13वीं सदी के चांदी व तांबे के सिक्के मिलते हैं। शिलालेखों से में चौहानों के सिक्के के लिए दम्बर, विंशोपक, रूपक, दिनार आदि नामों का प्रयोग किया गया है। ये क्या है? हाँ? अरे यार ये तो मीठा है। कहाँ से लाई ये? वापस ले जाओ इसको यार, बहुत ज़्यादा मीठा है। अरे किसका बना है? सुने, बाजरा की रोटी बनवा ले, ठीक है? गर्दन में चलाए से। तो अब सिक्कों की बात चल रही, ठीक है? दूसरा आ चुका अपने पास में सिक्के। हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। अब शिलालेख पढ़ लिए हमने, अब सिक्के पढ़ेंगे हम। शिलालेख, सिक्के। अजमेर के चौहान शासकों के 11वीं से 13वीं सदी के चांदी व तांबे के सिक्के मिलते थे। शिलालेख में चौहानों के सिक्कों के लिए दम्र, विशोंपक, रूपक, दिनार आदि नामों का प्रयोग किया जाता था। पृथ्वीराज चौहान के समय पर एक विशेष सिक्का मिलता था जो 1192 ईस्वी का है। इसके एक तरफ मोहम्मद बिन साम तथा दूसरी तरफ पृथ्वीराज अंकित है। इसके आधार पर कई विद्वान यह मानते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी नहीं ले गया था। महाराणा कुंभा के सिक्कों पर कुंभकर्ण, कुंभलमेरु इत्यादि शब्द अंकित है। अकबर के चित्तौड़गढ़ विजय के बाद मेवाड़ में मुगल सिक्के एलची चलने लगे थे। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में मुगल एलची सिक्के चलने लगे थे। अब बात करते हैं राजस्थान में प्रचलित सिक्कों के बारे में। तो पहली रियासत आती है जोधपुर। जोधपुर जो मारवाड़ के अंदर है। यहाँ पर विजयशाही, गधिया और फदिया सिक्के चलते थे। दूसरी रियासत थी जयपुर आमेर के अंदर। यह जहड़साई या हाली सिक्के चलते थे। तीसरा उदयपुर मेवाड़ के अंदर। यह डींगला, विलाड़ी, त्रिशूलिया, नाथद्वारा या भिड़किया ये स्वरूपशाही सिक्के चलते थे। कहाँ पर? उदयपुर मेवाड़ के अंदर। चौथे नंबर पर आते जैसलमेर। यह मोहम्मद शाही और अखे शाही सिक्के चलते थे। पाँचवें नंबर पर आती है बांसवाड़ा। यहाँ लक्ष्मण शाही या सलीम शाही सिक्के चलते थे। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट छठे नंबर पर आता है सलूम्बर ठिकाना जो मेवाड़ के अंदर है। यह पद्म शाही ताम्र मुद्रा है। सातवां नंबर पर आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में उदय शाही सिक्के चलते थे। बूंदी की बात करें तो यह राम शाही, कटियार शाही, ये चेहरे शाही इसी के अंदर चलते थे। 9वें नंबर पे आते हैं झालावाड़। यहाँ मदन शाही सिक्के चलते थे। बीकानेर में आते हैं गज शाही। बीकानेर के अंदर कौन से सिक्के चलते थे? गज शाही। कोटा के अंदर चलते थे गुमान शाही। धौलपुर के अंदर चलते थे तमंचा शाही। अलवर के अंदर चलते थे राब शाही। शाहपुरा के अंदर चलते थे ग्यार संधिया। कहाँ पे? शाहपुरा के अंदर ग्यार संधिया। तीसरे नंबर पे आते हैं ताम्रपत्र। ताम्रपत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि ताम्रपत्र क्या होते थे। राजा, महाराजा, रानियों, सामंतों, जागीरदार एवं समृद्ध लोगों द्वारा दान पुण्य के लिए भूमि का अनुदान किया जाता था, जिसमें स्थायी अनुदानों को
ताम्र या चद्दर पर उत्कीर्ण करवाया जाता था, मतलब पट्टे, जिसे ताम्र पत्र का कहते हैं। बात करते हैं आड़ के पट्टे और आड़ के ताम्र पत्रों के बारे में, जो 1206 ईस्वी में गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है। बीरमसिंह देव के ताम्रपत्र 1287 ईस्वी से बागड़ राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे बीरमदेव के ताम्रपत्र से बागड़ राजाओं के उल्लेख मिलता है। उसके बाद माता खेरदा के ताम्रपत्र से 1487 ईस्वी में एक लिंग जी में कुंभ के प्रायश्चित, प्रचलित मुद्रा एवं तत्कालीन धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट आता है चीकली ताम्रपत्र। 1483 ईस्वी से किसानों से वसूल किए जाने वाली विविध लाग बागों से पता चलता है। 5वां नंबर आते पुर के ताम्रपत्र। 1535 ईस्वी में हाड़ी रानी कर्मावती के जाहौर का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं अन्य पुरालेखीय स्रोतों के बारे में। ये स्रोत विभिन्न भाषाओं में लिखित पत्रों, वहियों, पट्टों, परखाने, फाइलों, फरमानों, रिपोर्टों आदि के रूप में मिलते हैं। फारसी भाषा में लिखित फरमान, मंशूर, रुक्का, निशान, हस्बुल, हुक्म, इंसा, इक्याते तथा वकील रिपोर्ट से महत्वपूर्ण पुरालेखीय सामग्री है। जिन वहियों से राजा की दिनचर्या का उल्लेख मिलता है उसे हकीकत वही कहा जाता है। जिन वहियों में शामिल आदेशों की नकल होती थी उन्हें हुकूमत री वही कहा जाता था। जिन वहियों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आने वाले पत्रों की नकल रहती थी उन्हें खरीता वही कहा जाता था। जिन वहियों से सरकारी भवनों के निर्माण संबंधी जानकारी होती थी उनको कमठाना वही कहते थे। शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को किसी स्वीकृति दी जाती थी जिसमें बादशाह की सहमति होती थी, इसे हस्बुल हुक्म कहा जाता था। इस प्रकार की स्वीकृति जिसके द्वारा मुगल सम्राट अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करता था तथा सनद कहलाती थी। एक प्रकार की लिखित प्रार्थना पत्र जो कि एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजा जाता था, अर्जदास्ता कहलाता था। देशी शासकों, मराठों, पिंडारियों, मुगल दरबार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ शासन संबंधित पत्र व्यवहार जिनके द्वारा होता था उसे खातून, महाराजन या अलखकारना कहलाते थे। इस प्रकार के शाही आदेश जो कि बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किए जाते थे उन्हें मंशूर कहते थे। उत्तराधिकारी मंशूर कहते थे। उत्तराधिकारी युद्ध 1656 के समय शहजादा औरंगजेब ने अपनी हस्तक्षरिता शाही आदेश मंसूर जारी किए गए थे। अगला पॉइंट आता मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश फरमाना कहलाते थे। कभी ये सार्वजनिक तो कभी विशेष रूप से मनसबदारों के लिए होते थे। नेक्स्ट आता है बादशाह के परिवार के किसी सदस्य मुगल शहजादों और बेगामों द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी किए गए वो निशान कहलाते थे। नेक्स्ट आता है दस्तूर कोम्बार जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है जिसमें जयपुर रियासत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दस्तूर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है रीति, नियम, विधि, रहस्य, खोज, कायदा और कौम का अर्थ है जाति। अतः दस्तूर कोम्बार जयपुर रियासत के विभिन्न जातियों, उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा उत्सवों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। वे पात्र जो एक राजा दूसरे राजा को भेजते हैं खरीता कहलाते हैं। क्या कहते हैं? खरीता। ये वे पत्र जो एक राजा दूसरे राजा को भेजते हैं जिसे खरीता कहते हैं। यहाँ प्राप्त पत्रों से जयपुर के शासकों की नीति, उनका मुगलों से संबंध, उनकी गुप्त संधियाँ आदि के बारे में जानकारी मिलती थी। उन्हें खरीता बोलते थे। वे पत्र जो राजा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजते थे उन्हें परवाना कहते थे। मुगल दरबार में प्रकाशित दैनिक समाचारों का संग्रह जिसमें राजपूताना के विभिन्न राज्यों के शासकों के कार्यकाल कलेपों जानकारी मिलती थी। अखबार रात कहलाते थे। राजा द्वारा शाही वंश के लोग के नाम मनसबदारों के नाम था। विदेशी शासकों के नाम भेजे जाने वाले पत्र सिक्के कहलाते थे। मुगल दरबार में होने वाली घटनाओं की जानकारी देने के लिए
जयपुर के राजाओं द्वारा नियुक्त अधिकारी के पत्र वकील रिपोर्ट्स कहलाते थे। राजा के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न बहियाँ थी, जैसे राजाओं की दिनचर्या के लिए हकीकत बही, राज परिवार से संबंधित विभाग खर्च करने के लिए विवाह संबंधित बही, राजा के शासकीय आदेशों की नकल करने के लिए हुकूमती बही, राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल के लिए खरीता बही, राजकीय प्रसादों एवं भवनों के निर्माण होने वाले खर्च के लिए कमठाना बही तथा राज परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति वाली वस्तुओं के लिए सियासत हजूर पदाधिकारियों के नाम एवं जातिगत विवरण के लिए दस्तूर कोमबार आदि हैं। नेक्स्ट आता है शासकों की आज्ञाएं। राजा द्वारा शासकों, सामंतों तथा अन्य अधिकारियों को भेजा जाने वाले पत्रों की नकल आदि का उल्लेख इसमें किया गया उसे तल्की कहा जाता है। ये बहियाँ हैं जिनमें 3 से 10 वर्ष तक आय व्यय का ब्यौरा लिखा हुआ है। ये राज्यों की आय, परगनों व गांवों की आर्थिक स्थिति, युद्ध अभियान, वेतन आदि बोध कराती थी। इनको मुल्की कहलाती हैं। जो पत्र राज्य की आर्थिक स्थिति का पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं उन्हें जमाबंदी कहते हैं। दैनिक प्रशासन, युद्ध प्रशासन आदि का उल्लेख किया जाता था, उन्हें 2 वर्ग का कहलाता था। मेवाड़ राज्य के वार्षिक आय व्यय का ज्ञान जिन अभिलेखों से होता था उन्हें पखाड़ा कहा जाता था अथवा पक्का खाता कहा जाता था के नाम से जाना जाता था। इनमें लगान, शहर पट्टा, बिक्री कर, जागीरों से प्राप्त राशि, पुलिस, सैनिक संगठन, प्रशासनिक तंत्र और न्यायपालिका पर होने वाले खर्च का उल्लेख भी प्राप्त होता था। अब बात करते हैं हम ऐतिहासिक साहित्यों के बारे में कि ऐतिहासिक साहित्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के होते हैं और उनके अंदर क्या होता है। पहला आता है सांस्कृतिक साहित्य, जो पृथ्वीराज विजय जयनायक द्वारा रचित इस ग्रंथ में चौहान शासकों द्वारा अजमेर साम्राज्य का विस्तार में पृथ्वीराज चौहान की विजयों की जानकारी पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलती है, जो जयनायक द्वारा रचित है। उसके बाद माता राजवल्लभ कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित शिल्प कला का ग्रंथ है, जिसमें नगर निर्माण कला की जानकारी मिलती है। एकलिंग जी की महात्म्य में मेवाड़ के शासकों की वंशावली का ज्ञान है। तत्कालीन वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। नेक्स्ट आता है भट्टी काव्य। 15वीं सदी जैसलमेर राज्य के विस्तार, जैसलमेर में लोहद्रवा के निर्माण तथा शासकों की उपलब्धि की जानकारी मिलती है। उसके बाद माता राज विनोद सदाशिव राजा रहित बीकानेर वासियों की रहन सहन, रीति रिवाज एवं आमोद प्रमोद की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है वंशो कीर्तन काव्यम, बीकानेर राज्य के मंत्री करमचंद द्वारा रचित, जिसमें बीकानेर राज्य के विस्तार, राज्य का वर्णन, दान पुण्य संबंधित संस्थाओं आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अमरसार, महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम और कर्ण सिंह के शासनकाल की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित चौहानों की वंशावली, मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है। जगत सिंह काव्य रघुनाथ द्वारा रचित महाराणा जगत सिंह की प्रथम उपलब्धियों का वर्णन है। अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ में बापा से लेकर राणा राज सिंह तक के मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता राज रत्नाकर सदाशिव द्वारा रचित महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ के राजनीतिक इतिहासकारों की जानकारी है। उसके बाद माता अजितोदय जगजीवन भट्ट द्वारा रचित मारवाड़ के इतिहास की जानकारी इसी के अंदर मिलती है। अब बात करते हैं दूसरा राजस्थानी साहित्य या रासो साहित्य। राजस्थानी रासो साहित्य 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक प्रचलित राजस्थानी भाषा की रचनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य रासो साहित्य रहा है। कौन सा साहित्य? रासो साहित्य। 19वीं सदी से लेकर 15वीं शताब्दी तक प्रचलित राजस्थानी भाषाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य रासो साहित्य रहा है। इसमें बीसल देव रासो, नरपत सिंह नल्ला एवं पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है।
उसके बाद आता ख्यात साहित्य। ख्यात साहित्य क्या होता है? मुंडियार, मुंडियार की ख्यात, राठौड़ों की ख्याल, मुंदियाड़ा या मुंडियार की ख्यात या राठौड़ों की ख्यात। यह ख्यात मुंदियाड़ गांव नागौर के चारण साहित्यकार द्वारा रचित मानी जाती है। इसमें रचनाकार के बारे में रचनाकाल की जानकारी नहीं है। इसमें राठौड़ राव सिंह से लेकर जसवंत सिंह तक की जानकारी मिलती है। इसमें मुगलों को बिहाई गई राठौड़ राजकुमारियों का भी वर्णन मिलता है। इसमें मुगलों को बिहाई गई राठौड़ राजकुमारियों का भी वर्णन मिलता है। उसके बाद में आती है नैनसीरी ख्यात, मुहणोत नैनसी द्वारा लिखित, राजस्थानी भाषा की सबसे सशक्त, विस्तृत एवं लोकप्रिय ख्यात है। तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं संस्कृत परिवेश की जानकारी मिलती है। मुहणतो नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है। मुहणतो नैनसी का अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ मारवाड़ा परगानरी विगत है। उसके बाद में आता है बांकेरी ख्यात, राजा मानसिंह जोधपुर के काव्य गुरु कवि बांकीदास एशिया द्वारा रचित है। तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक स्थिति, वेशभूषा, आभूषण तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन है। इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि बीकानेर नरेश रतन सिंह ने सरदारों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट आता है जोधपुरी ख्यात, राठौड़ की उत्पत्ति से लेकर मानसिंह तक का वर्णन। इसे जनश्रुति पर आधारित काल्पनिक ख्यात माना जाता है। राजस्थानी भाषा के अन्य साहित्य साधन, अचलदास खींचीरी ने बचनिका शिवदास गांडपा द्वारा रचित है। गागरोन के खींची शासकों के बारे में जानकारी इसी के अंदर मिलती है। अब आता राव बतन महेश दासोत की बचनिका, रतलाम के रतन सिंह के दरबारी चारण की कवि जग्गा खिड़कियां द्वारा रचित है। धर्मत के युद्ध के बारे में जानकारी इसी के अंदर मिलती है। सूरज प्रकाश, जोधपुर नरेश अभय सिंह के समकालीन कवि करणी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में तत्कालीन वेशभूषा, आभूषणों, मनोरंजन के साधनों आदि की जानकारी मिलती है। इसमें जोधपुर के 3 शासक जसवंत सिंह, अजित सिंह, उभय सिंह के समय की घटना की जानकारी मिलती है। पद्मावत, मालिका मोहम्मद जयसी द्वारा रचित इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण तथा रतन सिंह द्वारा उसके प्रतिरोध की जानकारी इसी के अंदर मिलती है। कानड़देव प्रबंध, जालोर निवासी के कवि पद्मनाथ द्वारा रचित यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी व कानड़देव के मध्य युद्ध में राजस्थानी भाषाओं के विकास, समकालीन भूगोल, सामाजिक परंपराओं एवं सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नोट बात करते हैं जो दे रखा, राजस्थानी साहित्य एक ऐतिहासिक ग्रंथ के विस्तृत अध्ययन हेतु इसी पुस्तक का अध्ययन राजस्थानी साहित्य में देखें। तीसरा आता फारसी साहित्य, ताज उल माशिर सरउद्दीन हसन निकामी द्वारा